student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about data handling. So data handling के बारे में हमने पिछली कई क्लासेस में भी पढ़ा है और डाटा हैंडलिंग जैसे नाम से समझ में आता है कि हमें कोई डाटा दिया हुआ है उसको हमें हैंडल करना है. तो किन किन अलग अलग तरीक़ों से हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि हम उसको टेबुलर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, हम ग्राफ में भी अरेंज कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट भी जानेंगे जिससे हम डाटा हैंडल कर सकते हैं. सो लेट्स रिवाइज. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंटरेस्ट पेड बाय अ कंपनी इन लैक्स. तो ये जो आपको ग्राफ दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि एक कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया है लैक्स में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ. तो आपको क्वेश्चंस को देख के आंसर करना है. द क्वेश्चन को पढ़ के और ग्राफ से आंसर करना है. द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी इन लैक्स इज. तो कितना टोटल इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है. तो आपको सभी कंपनीज का यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी इन लैक्स, तो कितने उन्होंने लैक्स में पे किए हैं ये आप यहाँ से टोटल मेजर करके इनको निकालेंगे. देन वी the percentage increase in 2019 to 20 as compared to 2018 to 90. तो यानी 18 से 19 के बीच में जो इंटरेस्ट था और 19 से 20 का जो इंटरेस्ट गया उसमें क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई वो परसेंटेज यहाँ पे आपको बतानी है. देन द परसेंटेज डिक्रीज इन 18 एंड 19 कंपेयर टू 17 18 इज. और 18-19 के बदले 17-18 में जो डिक्रीज हुई परसेंटेज वो आपको इसमें बतानी है कि कितनी परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज हुई. अब आप सोच रहे होंगे कि परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और हमें ये अच्छे से समझ में आ भी जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले और हम इंट्रोडक्शन से जानेंगे पूरा नया चैप्टर अपना. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट 2 मेथड्स ऑफ डाटा हैंडलिंग ग्राफिकली. तो हमने पिछली क्लास में ग्राफिकली 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट इज द पिक्टोग्राफ एंड नेक्स्ट इज द बार ग्राफ फॉर डबल एंड बार ग्राफ. ठीक है, तो मतलब हमने एक तो पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा था और हमने बार ग्राफ जिसमें डबल बार ग्राफ भी था ये हमने पढ़ा था. बोथ गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द इन्फॉर्मेशन व्हाट दे रिप्रेजेंट. तो दोनों ने हमें क्लियर आइडिया दिया था कि कैसे हमें उसको पढ़ना होता है, कैसे हमें रीड करना होता है डाटा और कैसे हम क्वेश्चन आंसर्स को निकालते हैं, कैसे हम क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अ न्यू ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट द डाटा कॉल्ड एज पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ. तो अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कुछ नया जैसे पाई चार्ट या फिर हम उसे सर्कल ग्राफ भी कहते हैं. सर्कल ही आपको डाटा रिप्रेजेंट करना होता है, उसको हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट भी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट पिक्टोग्राफ. अ पिक्टोग्राफ uses पिक्चर और सिंबल टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डाटा. तो पिक्टोग्राफ सिंबल्स का या पिक्चर्स का यूज़ करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. एग्जाम्पल आपके सामने है. द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द आइसक्रीम ईटन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, 7, 8. तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे कौन कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं इसका हमें टेबुलर यहाँ पे दिया हुआ है. क्लास 6 में दिया है नंबर ऑफ आइसक्रीम ईटन, कितनी आइसक्रीम खाई गई है यहाँ पे. ठीक है, फिर 7 में हमें दिया है, 8 का भी हमें दिया है और 1 की इज इक्वल टू 5 आइसक्रीम. और कीवर्ड में हमें दिया है कि एक जो आइसक्रीम का ये पिक्चर है ये 5 आइसक्रीम को यानी 5 बच्चों को कंटेन करता है. 5 आइसक्रीम्स को यानी 5 बच्चे 5 आइसक्रीम खाएंगे ना तो उनको कंटेन करते हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी आइसक्रीम्स आर ईटन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. तो क्लास 6 के बच्चों द्वारा कितनी खाई गई. तो वापस से चलेंगे हम पीछे वाले पेज पे. सो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 तो हो गया टोटल कितना 30 हो गया. ठीक है, तो यानी क्लास 6 के बच्चों ने कितनी आइसक्रीम खाई 30 खाई. नेक्स्ट इज स्टूडेंट ऑफ विच क्लास एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम. तो सबसे ज़्यादा किसने खाया है. तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 8th क्लास के स्टूडेंट ने आइसक्रीम को खाया है. देन लास्ट वन इज डैश मोर आइसक्रीम आर ईटन बाय क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 देन क्लास 7. तो क्लास 8 और 7 का हमें कंपैरिजन करना है कि कितनी ज़्यादा क्लास 8 वालों ने 7 वालों से ज़्यादा खाई है. नेक्स्ट है हमारे पास बार ग्राफ. अ बार ग्राफ यूजेज बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड डिफरेंट हाइट विच गिव्स द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी. तो बार ग्राफ में हम एक यूनिफॉर्मिटी के विड्थ यानी कि इक्वल लेंथ पे बने हुए रेक्टेंगल्स से हम अपना डाटा शो करते हैं. ये इक्वल लेंथ पे यानी यूनिफॉर्मिटी विड्थ का मतलब है कि इक्वल ही लेंथ पे ये बने होते हैं. एंड डिफरेंट हाइट, इनकी हाइट डिफरेंट होती है. जो जैसा हमारे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम इनकी हाइट को मेजर करते हैं. विच गिव्स द क्वांटिटी ऑफ ईच कैटेगरी, जो हर कैटेगरी की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. द बार ग्राफ में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं. देन वी हैव एग्जांपल नंबर 2. द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द मार्क्स सिक्योर्ड बाय देवेन इन मैथ्स इन डिफरेंट क्लास टेस्ट. तो देवेन के डिफरेंट क्लास टेस्ट में क्या क्या मार्क्स आए हैं उसका हमें एक टेबल चार्ट दिया हुआ है. ड्रॉ द बार ग्राफ, हमें बार ग्राफ बनाना है. इन विच टेस्ट देवेन स्कोर मैक्सिमम. तो सबसे ज़्यादा उसके कितने हैं, तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा उसके टेस्ट 2 में आए हैं. ठीक है, और ये सबसे ऊंचा बार ग्राफ इसका यहाँ पे गया हुआ है. ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ ऑल टेस्ट, सभी टेस्ट का टोटल स्कोर कितना है, तो हमने टोटल स्कोर निकाला 17, ये 17 + 20 + 17 + 19, तो टोटल हमारे पास कितना है 73 मार्क्स उसको टोटली मिले हैं। फिर डबल बार ग्राफ हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ये डबल बार ग्राफ के बारे में। सो अ डबल बार ग्राफ शोज द कंपैरिजन ऑफ 2 सेट्स ऑफ डाटा, 2 सेट्स ऑफ डाटा का कंपैरिजन जब होता है तो हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा। तो डबल बार ग्राफ हमें बनाना है और क्वेश्चन को आंसर्स करना है। तो मार्क्स स्कोर्ड इन हाफ ईयरली एग्जाम, तो कितने हाफ ईयरली एग्जाम में कितने मार्क्स हैं और एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स हैं, ये हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और इसी का ही देखो हम एक तो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि 2 डाटा हम शो करें तो अलग अलग कलर उसमें यूज़ करेंगे, सेम कलर से वो नहीं करेंगे। और फिर हमें बताना भी होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है कि दिस कलर कंटेन द हाफ ईयरली मार्क्स एंड दिस ग्रीन कलर कंटेन द एनुअली एग्जाम, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं कलर के बेसिस पे। और फिर उसके बाद जो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हम डबल तरीके से, जैसे मैथ्स है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा जो स्पेस होता है ये थोड़ा वाइड हो जाता है, ठीक है। मैथ्स के लिए हमें 2 10 ब्लॉक्स वाले पूरे वो लेने पड़ते हैं, साइड्स लेने पड़ते हैं, और तब हम ये रेक्टेंगल्स को बनाते हैं और बार ग्राफ शो करते हैं। देन सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, तो सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट अब हम देखेंगे। डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। जो डाटा सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। अ पाई चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। तो पाई चार्ट शो करता है होल, पूरे में से, और उसके जो जो पार्ट्स हैं उसमें से। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मान लिया एक लड़का है राजू और उसकी सैलरी है 35,000, तो वो किस तरह से अपनी सैलरी को पूरी को खर्च करता है, कितना उसका हाउस होल्ड जाता है, कितना रेंट जाता है, कितना वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, कितना वो खाने पे खर्च करता है, कितना मिसलेनियस पे करता है, ठीक है, और उसकी सेविंग्स क्या होते हैं, तो उसको हम पाई चार्ट पे शो करते हैं। यानी होल में से पूरी सैलरी के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं वो हम पाई चार्ट पे शो करते हैं। अ होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर, पूरा सर्कल सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और informational in represent, since a full circle has an angles of 360 degree and its center। तो पूरे सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है और उसके सेंटर होता है। एंड द कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट 100 डिग्री, और जो पूरा 100%, और जो पूरा सर्कल है वो 100%, यानी कोई भी जो हमारे पास डाटा है उसका होल 100% को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके अलग अलग पार्ट्स जिस हिसाब से हमें डाटा दिया है वो करते हैं पार्ट्स को शो, जैसे मैंने आपको सैलरी वाला एग्जांपल दिया उस हिसाब से, ठीक है। देन ड्रॉइंग अ पाई चार्ट, हम पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। टू ड्रॉ अ पाई चार्ट वी फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन द डाटा एंड फाइंड द सम ऑफ वेरियस कंपोनेंट वैल्यू, ठीक है। तो हमें डाटा चाहिए होता है और हमें हर कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल फॉर ईच कंपोनेंट्स बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। तो हमें उसका सेंट्रल एंगल निकालना होता है। सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, यानी जो एक कंपोनेंट की वैल्यू है और जो टोटल हमारे पास, जैसे कि अगर मैं बता रही हूँ कि राजू की टोटल सैलरी है अगर 35,000, ठीक है, और उसकी जो रेंट है, हाउस रेंट है उसका, HR जो हाउस रेंट है उसका वो है 7,000, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट यानी 7,000 अपॉन 35,000, इस तरह से हम पहले उनको परसेंटेज में निकालते हैं, इंटू 360 डिग्री, ठीक है, और इंटू 360 डिग्री हम करते हैं। तो इस तरह से हम उसकी पहले वो निकालते हैं, परसेंटेज में हम उसको निकालते हैं कि कितना डिग्री पे ये आएगा, और उसी डिग्री के हिसाब से हम सर्कल पे उसको मार्क करते हैं। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का हम सर्कल बना सकते हैं। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसकी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक रेडियस बनानी होती है। स्टेप नंबर 4, स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है उस साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको हॉरिजॉन्टली रेडियस को घुमाते हैं। देन ड्रॉ सेक्टर्स बाय सेंट्रल एंगल कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 एंड फॉर ऑल आइटम्स और कंपोनेंट्स। तो हम सेंटर से सारे एंगल्स को जो जो हमने, जैसे स्टेप नंबर 2 में जो जो कंपोनेंट्स के हमने एंगल्स निकाले थे, डिग्री निकाला था, उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करके और बनाते हैं। स्टेप नंबर 5, शेड द सेक्टर यूजिंग डिफरेंट कलर्स, डिजाइन एंड नेम देम। और फिर हम अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग कलर से उनको डिवाइड करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ऑन हीज बर्थडे आरव बॉट फॉलोइंग आइटम्स। आरव का बर्थडे था और उसने कुछ चीज़ों को खरीदा है, ठीक है।
तो फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच आइटम, पहले हमें हर आइटम का सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है। तो टोटल हमने देखा टोटल आइटम कितने हैं, टोटल आइटम है हमारे पास 150, हमने सभी आइटम्स को ऐड कर दिया 30 + 50 + 20 + 20 + 30, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 150 आ गए। फिर सेंट्रल एंगल्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, चॉकलेट 30/150 × 360, तो ये आ गया 72 डिग्री। फिर उसके बाद हमने टॉफीज़ का निकाला, इस तरह बलून्स का, फिर पेटीज़ का और फिर कैप्स का निकाला, ठीक है। अब हमें बनाना है पाई चार्ट, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमें आना है स्टेप नंबर 3 पे, फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। तो 3 पे जब हम आएंगे तो हमने किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना लिया है, अब हमें बनाना है अपना पाई चार्ट, ठीक है। तो हमने एक किसी भी रैंडम किसी भी रेडियस का सर्कल हमने बना लिया है और हमने इक्वली उसको डिवाइड करते हुए उसको बता दिया है कि 120% टॉफीज़ था, 72% चॉकलेट है, 48% पेटीज़ है और कैप्स है 72% और बलून्स है 48%, ठीक है। देन ऑन द पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, एक डिफरेंट आइटम्स की जो सेल है, एक ही पर्टिकुलर दिन की जो सेल्स है आर गिवन बिलो, उसके कुछ हमें डाटा दिए हुए हैं कि किस दिन क्या क्या चीज़ बिक्री हुई हैं। ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ दिस डाटा, इसका भी हमें क्या बनाना है पाई चार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सभी आइटम्स का हमने निकाल लिया कि ये कितना पार्ट ये कंटेन कर रहे हैं पाई चार्ट पे, और उसके बाद हमने पाई चार्ट बनाया और उनको रिप्रेजेंट किया। देन एक्सरसाइज 4.1 पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज एज फॉलो, एक कंट्री की हमें पॉपुलेशन दी हुई है और ईयर्स दिए हैं 2007, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और पॉपुलेशंस इन मिलियंस दी हुई हैं। ड्रॉ अ बार ग्राफ, तो बार ग्राफ आप जानते हैं कि कैसे बनाते हैं, हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये होता है हमारे पास 0, ये होता है x, ये होता है y, ठीक है। हम यहाँ पे मिलियंस में पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं, यहाँ पे ईयर्स शो कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने बार ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे यहाँ पे 2006 में 70 मिलियन, तो ये 10 हुआ, फिर ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60 और ये हो गया 80, तो 70 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से बार ग्राफ रेक्टेंगल शो किया, ठीक है। इस तरह से बाकी वाले आप खुद से करेंगे। देन वी हैव टेक अ लुक एट द पिक्चर पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। तो पाई चार्ट आपको देखना है और क्वेश्चंस को, मतलब पाई चार्ट हम रीडिंग भी करते हैं, तो पूरा पाई चार्ट को देख करके हम क्वेश्चन आंसर्स को भी कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम व्यूड द मोस्ट, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तो पाई चार्ट हमारे सामने दिया हुआ है, इसको देख के हमें क्वेश्चन आंसर्स को करना है, जो कि पिछले पेज पर दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे। देन द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन वेरियस हेड्स, तो एक फैमिली के क्या क्या खर्चे हैं इस पे बेस्ड है ये पाई चार्ट। इट हैज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑफ 72,000, तो 72,000 का पूरा उनका एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर द गिवन क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमें आंसर करना है। ऑन विच आइटम द मैक्सिमम अमाउंट इज स्पेंड बाय फैमिली, कौन से आइटम पे सबसे ज़्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो फूड पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी वाले सम्स आप खुद से करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। कुछ और हमें क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। द पाई चार्ट ऑन द राइट शोज the result of a survey carried out to find out the modes of the travel used by the children to go to the school. Study the pie chart and answer the following question that follows. So आपको बताना है कि स्कूल के बच्चे किस किस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्कूल पहुंचते हैं, इसका हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको यहाँ से पाई चार्ट से देख के क्वेश्चंस को निकालना है। और फिर हम आते हैं अपनी एक्टिविटी पे। Each of the following पाई चार्ट गिव्स अ डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास, तो ये जो पाई चार्ट है ये आपकी क्लास के बारे में कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रही है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन, तो आपको इनका फ्रैक्शन निकालना है। जैसे मान लो अगर ये होल पूरा 50% गर्ल्स है 50% बॉयज़ है, ठीक है, तो इसका आप क्या फ्रैक्शन निकालेंगे 1/2, ठीक है, क्योंकि होल का हाफ हो गया, बिल्कुल 50-50% होता है तो 1/2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका फ्रैक्शन निकालना है। देन चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी, तो चांसेस होते हैं 100% चांसेस, चांस इज लाइक कि किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है। तो 100% पॉसिबिलिटी नहीं होते हैं किसी भी काम के। चांसेस लाइक कि आप कितना किसी काम को कर सकते हैं या कितना कोई काम हो सकता है, उसके चांस कितने हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कुछ नया टॉपिक इस चैप्टर में। मैनी टाइम्स वी कम अक्रॉस सिचुएशन एंड स्टेटमेंट्स लाइक
हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन और कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं, प्रोबेबली इट मे रेन टुडे। हम देखते हैं कि हमें वेदर फोरकास्ट में बताया जा रहा है कि आज बारिश शायद हो सकती है। चांसेस ऑफ अखिल कमिंग टू स्कूल आर वेरी लो। तो ऐसे चांसेस है कि अखिल स्कूल से आएगा तो थोड़ा सा लो एनर्जी, थोड़ा लेवल थोड़ा लो रहेगा। इट इज़ पॉसिबल ही मे गेट डिस्टिंक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो पॉसिबल है कि किसी की डिस्टिंक्शन आ सकती है एग्जामिनेशन में, बट हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते, ये चांसेस होते हैं, ठीक है। द वर्ड चांस, पॉसिबली, प्रोबेबली एक्सेट्रा। द वर्ड जो चांस वर्ड है, पॉसिबली, प्रोबेबली, कन्वे द सेंस ऑफ अनसर्टेनली अबाउट द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अनसर्टेनली कोई इवेंट हैपन हो गया, इस बात से ये हमें रूबरू कराते हैं, विच वी कॉल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वी कैन कैलकुलेट सच द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी सिचुएशन न्यूमेरिकली विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो हम न्यूमेरिकली नंबर्स के साथ हम करेंगे। प्रोबेबिलिटी के हमारे पास कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं। देन लेट अस टॉस अ कॉइन, व्हाट डू वी गेट। हम एक टॉस, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो क्या होता है, 50% चांसेस होता है कि हेड आएगा। हम बिल्कुल भी 100% ये नहीं कह सकते कि कौन सा साइड जो है वो आएगा, ठीक है। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% हेड के, 50% टेल के हैं। वी मे गेट हेड और टेल। हम हेड भी, हमारा जो हम कॉइन टॉस करते हैं तो उससे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेट अस नाउ थ्रो अ डाइस। अब हम डाइस फेंकते हैं तो उसमें 6 नंबर्स होते हैं। तो हम क्या एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर्स आने वाला है, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हमारा आ सकता है, ठीक है। द एक्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाइस इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। इस एक्ट को या डाइस को फेंकना या फिर कॉइन को टॉस करने के जो एक्सपेरिमेंट है, इनको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एंड वट एवर कम्स अप से, और जो भी आउटकम हमें मिले, हेड और टेल इन केस ऑफ कॉइन एंड नंबर 1 2 3 4 5 6 इन केस ऑफ अ डाइस आर एन इवेंट। तो जो भी नंबर हमें मिले, हेड या टेल हमें मिले, उसे हम कहते हैं इवेंट। तो एक्सपेरिमेंट और इवेंट की आपको यहाँ से डेफिनेशन मिल जाती है। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। तो यानी हर एक एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट। यानी हमने एक डाइस थ्रो किया, वो है एक्सपेरिमेंट, और उससे जो हमें आउटकम मिला, आउटकम हमें मिला 4 नंबर, तो वो है इवेंट, ठीक है। देन and an experiment in which all possible outcomes are known but the final outcomes cannot be predicted in advance is called as a random experiment। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे क्या आउटकम हम निकलेगा वो हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और जो इवेंट निकल के आया है किसी भी एक्सपेरिमेंट से, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसको कहते हैं। सैम्पल स्पेस, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, अगर एक कॉइन एक बार टॉस किया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हेड और टेल आर सैम्पल साइज इज S इज इक्वल टू H और T, ठीक है। तो यानी एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हम सैम्पल स्पेस हमारा क्या होगा, हेड भी है और टेल भी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या निकलने वाला है। फिर डाइस थ्रोन, द पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, देन द सैम्पल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6, जितने डाइस में नंबर है वो उसका सैम्पल स्पेस है। इफ अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, अगर एक कॉइन 2 बार उछाला जा रहा है, देन द सैम्पल स्पेस इज S इक्वल टू H H H T T H T T। यानी हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है। यानी कोई भी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अगर 2 बार हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं, एक बार मैंने उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला टेल आया, एक बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, तो हम पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई। जितनी ज़्यादा बार हम उसको टॉस करेंगे उतनी ज़्यादा बार पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। देन इक्वली लाइकली आउटकम्स, द आउटकम्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस आर कॉल्ड इक्वली लाइकली। किसी भी सैम्पल स्पेस की जो आउटकम्स हैं उनको वो इक्वली लाइकली होते हैं इफ़ ऑल ऑफ देम हैव द सेम चांस ऑफ आउट अकरेंस। तो सबके पास सेम चांस होता है। जैसे मैं टॉस, अगर एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो हेड के पास भी उतना ही चांस है, टेल के पास भी उतना ही चांस है। मैंने कॉइन को टॉस करने में किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं की है, कोई पार्शलिटी नहीं की है, मैंने उसको सिंपल टॉस किया है, ठीक है। और हेड के पास भी आने का उतना ही चांस है और टेल के आने का भी उतना ही चांस है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉइन इज टॉस, जब कॉइन को उछालता है, इट हैज़ आउटकम्स आइदर हेड और टेल। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सो देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड और टेल। तो हेड और टेल आने के इक्वल चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स टू एन इवेंट E, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स,
किसी भी हम जो फेवरेबल आउटकम्स, जितने जो आउटकम्स है उसके फेवरेबल नंबर्स के इवेंट्स कितने हुए हैं, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ई इज इक्वल टू एन ई एंड एन एस इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आउटकम्स occurrence of an event lies between 0 and 1। तो इस तरह से हम इनको फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल से ये चीज़ हम और अच्छे से समझेंगे। अ डाई इज थ्रोन, एक डाइस फेंका गया। फाइंड द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा, और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा। तो हम देखेंगे सोल्यूशन में, इफ़ अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाइस फेंका गया, द सैम्पल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, यानी कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5। 1 को हमने इसलिए 2 3 5, 1 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आने के क्या क्या चांस है, 2 3 5 आने के चांस है। देन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन सा नंबर है, 5 और 6, तो उनके आने के चांस है। इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो बड़े 5 से बड़े नंबर नहीं आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 टिल 5 तक नंबर हम ले सकते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ कॉइन। हमें हेड आने के कितने चांसेस हैं अगर हम एक कॉइन को एक बार उछालें। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है, हेड और टेल। तो एन एस इज इक्वल टू 2, एन एस क्या है हमारे पास, 2 है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है हमारे पास, 2 है। और इवेंट गेटिंग अ हेड इज एच एंड एन ई इज इक्वल टू 1, सो एन ई इज इक्वल टू 1/2। तो यानी नंबर ऑफ इवेंट के हमारे पास कितने हैं, हेड का कितना है, एच है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, एन ई यानी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ स्पेस इज इक्वल टू 1/2। यानी दो उसमें से दो साइड में से हमारे पास एक साइड यानी हेड आने के 50% चांसेस हैं, वह एक चांस 50 हेड आने का और एक चांस है टेल आने का, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 8, A bag has 6 dark chocolates and 7 white chocolates। एक बैग में 6 डार्क चॉकलेट्स हैं और 7 वाइट चॉकलेट हैं। अ चॉकलेट इज टेकन फ्रॉम द बैग, बैग में से एक चॉकलेट निकाली गई विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, तो क्या निकलेगा, अब हमें नहीं पता, बिना देखे हम कुछ रैंडम निकाल रहे हैं, तो कौन सी चॉकलेट निकल के आएगी। तो डार्क चॉकलेट्स हमारे पास कितनी हो गई, 7 हो गई, और 6 हो गई, और वाइट चॉकलेट हमारे पास हो गई 7, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेस कितना है, नंबर ऑफ स्पेस है हमारे पास 6 + 7, यानी 6 हमारे पास डार्क चॉकलेट्स हैं और 7 हमारे पास वाइट चॉकलेट है, तो टोटल हो गया 13, ठीक है। और इवेंट ऑफ गेटिंग अ डार्क चॉकलेट आने के कितने इवेंट है हमारे पास, तो नंबर ऑफ इवेंट इज 6 एंड नंबर ऑफ स्पेस इज 13, तो 6/13। और इसी तरह से नंबर ऑफ वाइट चॉकलेट के इवेंट आने के कितने चांसेस है हमारे पास, 7/13। यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रियल, तो हम रियल में प्रोबेबिलिटी का कैसे यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ यूज्ड इन अबाउट इज ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट्स द आउटकम्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। वेदर आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगी, आज नहीं निकलेगी, बहुत ज़्यादा फोरकास्ट में यूज़ की जाती है। ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप दिस ईयर एंड सो ऑन, कैसी हमारी क्रॉपिंग रहेगी। एग्जिट पोल टेकन इन इलेक्शन, इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल जो हम लेते हैं, इलेक्शन के दौरान जो एग्जिट पोल लेते हैं उसमें भी ये बहुत काम आता है। देन वी हैव एक्सरसाइज 4.2, अ कॉइन इज टॉस्ड व्हेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अगर एक बार कॉइन टॉस किया गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की। तो जैसे हमने एग्जांपल में किया था 1/2, तो इसको आप फॉर्मूला से करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एस, और जिसमें कि हमारे पास एस है, नंबर ऑफ सैंपल है हमारे पास हेड और टेल, और नंबर ऑफ इवेंट है हमारे पास टेल का पूछा है तो यानी 1 है, ठीक है, 1, ठीक है। और ये कितना है, ये हमारे पास 2 है, तो 1/2 हमारी रहेगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो अगर एक डाइस फेंका जाए तो हमें पहले जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमें डाइस नंबर बताया था कि कितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ बोल रहा है अ प्राइम नंबर, रैंडम कोई भी प्राइम नंबर। तो जब डाइस जो होता है उसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, 2 और 3 और 5 ये प्राइम नंबर होते हैं, और 2 नंबर इसमें होते हैं 4 और 6 होते हैं जो हमारे
कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, और 1 तो हम प्राइम भी नहीं होता और उसको कॉम्पोजिट भी नहीं लेते। तो प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हो, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से बाकी वाले आप खुद से करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, अ बैग कंटेन 6 रेड 4 blue and 8 green balls. A balls is chosen at random. Find the probability of getting a red ball. एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 4 ब्लू बॉल हैं और 8 ग्रीन बॉल हैं। तो रैंडमली कोई बॉल निकाली जा रही है बिना देखे बैग के अंदर से, तो कौन सी बॉल हाथ में आ सकती है? तो आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, 6 + 4 + 8, ये होगा आपका नंबर ऑफ स्पेस, सैम्पल स्पेस। एंड देन रेड बॉल आने के कितने चांसेस है? 6 अपॉन टोटल द नंबर 6 + 4 10 + 18, तो आप उसको फिर डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ रहा है तो आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस, 8th क्वेश्चन भी इसी तरह का बेस्ड हमें दिया हुआ प्रोबेबिलिटी पे ही। देन वी हैव अ हॉर्स इन अ लकी ड्रॉ 4 out of 10 tickets have prices. It has been decided that the amount won will go to help children who are victims of human trafficking and work as domestic servants. तो एक लकी ड्रॉ में 4 out of 10 टिकट्स हैव प्राइसेस, ठीक है, तो 10 में से 4 टिकट्स में प्राइस था। इट हैज़ बिन ऐसा डिसाइड किया गया कि जो भी अमाउंट निकलेगा वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो बच्चे आते हैं उनके लिए डोनेट किया जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस विल बी रिसीव्ड? तो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि 4 टिकट पे तो 4 ही रहेगी प्रोबेबिलिटी, तो 4 से तो 5 तो हो नहीं जाएगी ना, तो 4/10 ही हमारी रहेगी प्रोबेबिलिटी। देन वी हैव टाइम टू रिकॉल। Data can presented through pictograph, bar graph, double bar graph and circle graph. A circle graph shows the relationship between a whole in or its part. Then probability of an event, number of favorable outcomes of to event E and total number of outcomes of event E. Then chances of probability are related to real life. Then chapter test, tick the correct option. The probability of same श्योर इवेंट इज, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? श्योर इवेंट की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। देन तो हम इसको 0 भी कर सकते हैं, नन ऑफ दीज 0 ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि श्योरली हम नहीं कह सकते हैं, वी कांट प्रिडिक्ट कि यही होने वाला है। प्रिडिक्शन भी 100% ठीक नहीं होती है। जैसे अगर एक दिन न्यूज़ में बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी, हो सकता है बादल आके वापस भी चले जाएं, ठीक है, तो यही होती है प्रोबेबिलिटी। फिर इसके बाद है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 20 men 9 buy सोलर कुकर एंड देयर फॉर देयर होम्स। 20 आदमियों में से 9 ने सोलर कुकर खरीदे अपने घर के लिए। 8 बाय जूट बैग्स, 8 ने खरीदे जूट बैग्स। एंड 3 बाय स्टील कंटेनर्स, 3 ने खरीदे स्टील कंटेनर्स। आउट ऑफ दीज मेन्स अ मैन इज चूजन एट रैंडम। इनमें से किसी भी एक रैंडम मैन को चूज किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड बाय। तो आपको बताना की प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या चूज करेगा, सोलर कुकर, स्टील कंटेनर। तो मतलब जो सोलर कुकर की प्रोबेबिलिटी है, सोलर कुकर कितना है, 9 है, तो 9 अपॉन टोटल नंबर होगा हमारे पास 9 + 8 + 3, ठीक है, तो 9 + 8 होता है 17 + 3 होता है 20, ये रहेगी सोलर कुकर की। और स्टील कंटेनर की जो हमारी है, जो स्टील का रेशियो है 3/20, यही हमारी रहेगी प्रोबेबिलिटी। देन लेट अस कनेक्ट सोइल। Composition refers to the nutrients and other substance present in the soils. Soil is a mixture of various constituent: air 25%, organic matter 25%, mineral 45% and water 5%. Here is a pie chart showing the percentage of composition of various constituents of the soil. मिट्टी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसका हमें एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको आपको रीड करना है पाई चार्ट को, और क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो करना है। देन मैथ लैब एक्टिविटी टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग अ कलर्ड व्हील। तो ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।